नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम अब जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि आपसे इस एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर, इसके जो क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला आप देख सकते हैं सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इनका आंसर मैं आपको यहाँ पे नहीं डायरेक्ट ही बता देता हूँ सभी क्वेश्चंस का आंसर। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 जो कि सही विकल्प थे, उन सभी का उत्तर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला है दोस्तों, पहला है, उसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है लॉर्ड कैनिंग। तीसरा है 395। चौथा 1948 और पांचवे का आंसर है नहावा सेवा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के। तो वो था दोस्तों, ठीक है, तो उसमें जो है आपको करने थे एक वाक्य में उत्तर देना था। ठीक है, जिसमें पहले का आंसर है दोस्तों हुम्स। दूसरा है 1 अप्रैल 1951। तीसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या, ठीक है, 29 है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है चर्बी वाले कारतूस और पांचवे का आंसर था 6। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था थर्ड, जिसमें आपसे पूछे गए थे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहले का आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। दूसरे का आंसर है नेटवर्क। तीसरे का है वन सुरक्षा समिति का। चौथा है बहादुर शाह द्वितीय और पांचवा है 20। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे पूछी गई थी सही जोड़ी बनाइए। जिसमें पहला है दोस्तों अमर्त्य सेन, तो इसका आंसर है आर्थिक कल्याण। दूसरा है चाय, तो इसका आंसर है असम। तीसरा है स्वामी विवेकानंद, तो इसका आंसर है रामकृष्ण मिशन। चौथा था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो इसका आंसर है 100 दिवस। और पांचवा था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद दोस्तों अब चलिए क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। तो इसमें पांचवा क्वेश्चन था दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा गया था भूमिजल पाने के स्रोत लिखिए। तो इसका आंसर है दोस्तों भूमिजल पाने के स्रोत कुआं, ट्यूबवेल, हेडपंप आदि। छठवें क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, जो इस एग्जाम में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था दोस्तों कि 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों प्रमुख नेताओं के जो है नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख नेता सेना नायक मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना की जो है सूत्र भी लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर है कि देश की कुल जनसंख्या को राष्ट्रीय आय से भाग देने पर उस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात होती है। तो ये गणना का सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल संख्या बटे राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आठवां, जिसमें आपसे पूछा गया था कि मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। ठीक है, तो इसमें है दोस्तों मानव जीवन, और दूसरा क्वेश्चन था इसके बाद में कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। तो इसका आंसर दोस्तों मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है। समस्त मानव जीवन भोजन के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर ही निर्भर करता है। कपड़ों के निर्माण में प्रयुक्त रेशम, जूट, ऊन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मृदा से प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मिट्टी मानव जीवन का आधार है। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि 10वां क्वेश्चन था कि सन 1857 स्वतंत्र संग्राम को, ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि सन 1857 का स्वतंत्र संग्राम अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध हुआ, जिसकी पहल भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा हुई। उनको जनता के हर वर्ग, कृषक, श्रमिक, दस्तकारों तथा हर संप्रदाय, हिंदू व मुसलमानों का प्रथम बार हर क्षेत्र में समर्थन प्राप्त हुआ था। यह पहला विद्रोह था जिसमें जनसाधारण ने बड़े स्तर पर भाग लिया, इसीलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 11वें क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों निजी उद्योग, वे उद्योग जो कुछ व्यक्तियों के सहयोग में होते हैं। दूसरा दोस्तों सहकारी उद्योग, वे उद्योग जो सहकारी के स्वामित्व में होते हैं। और तीसरा है दोस्तों सरकारी उद्योग, वे उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। और चौथा है दोस्तों मिश्रित उद्योग, वे उद्योग जो उपयुक्त में से किन्हीं दो के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें मिश्रित उद्योग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन आता है कि 12वां क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश शासन से भारतीय शासकों में असंतोष के कोई 4 कारण लिखिए। तो इसमें लिखा हुआ आंसर देख सकते हैं आपकी ब्रिटिश सरकार की बड़ी राज्य सत्ता की विस्तार की भूख ने उन्हें अनैतिक व निम्न स्तर के हथकंडे अपनाने के लिए मजबूर किया, जिसमें लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति व लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रमुख रूप से उत्तरदायी रही, जिसके चलते अनेक भारतीय नरेशों का साम्राज्य जबरदस्ती अंग्रेजी साम्राज्यों में विलय कर लिया गया था। उन अनेक जमींदारों की जमीनें छीन ली गईं, जिससे भारतीय शासकों में असंतोष व्याप्त हो गया। दोस्तों 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें लिखा है दोस्तों भारत, क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, संक्षेप में समझाइए। तो इसका आंसर है दोस्तों भारत का संविधान लिखित निर्मित विशाल संविधान है, जिसका निर्माण विधिवत गठित संविधान सभा द्वारा हुआ है। भारत का संविधान विश्व का विशाल संविधान है। भारत के वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में विभाजित है, जबकि कनाडा के संविधान में 147, अमेरिका के में 7 तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। इसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान के विस्तृत होने के कारण जो है वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला है भारत विविधताओं वाला देश है, अतः संविधान निर्माताओं ने हर प्रावधान को स्पष्ट रूप से लिखा है ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों कि संघीय शासन अपनाने के कारण केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विभाजन संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तार से लिखा है। तीसरा है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और चौथा जो है इसका तो है अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है, यह विश्व के अन्य संविधान में नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14, जो जिसमें आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था कि मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसमें आंसर में देखते हैं दोस्तों। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, विनिमय का माध्यम, वस्तुएं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से ही होता है। उत्पादक अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और तत्पश्चात वह मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदता है। सेकंड है दोस्तों मूल्य का मापन, वर्तमान में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा से ही व्यक्त किया जाता है। तीसरा है दोस्तों क्रय शक्ति का हस्तांतरण, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से भेजा जा सकता है। किसी भी स्थान पर वस्तुएं खरीदने की स्थिति में उनके मूल्य का भुगतान मुद्रा द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। चौथा है दोस्तों भावी भुगतान का आधार, मुद्रा का प्रयोग केवल शीघ्र भुगतान करने वाले लेन देन में ही नहीं वरन उस लेन देन में भी किया जाता है जिनका भुगतान भविष्य में किया जाना तय हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं, लिखिए। तो इसका आंसर है दोस्तों आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं निम्न हैं। पहले ये दोस्तों नदियों में बहाना, आंतरिक जल परिवहन का प्रमुख माध्यम नदियां हैं। भारत की प्रमुख नदियां गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, यमुना, तप्ती आदि। इन नदियों में वर्षा काल के समय अक्सर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है, इस कारण आंतरिक जल परिवहन में बाधा आती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों, नेक्स्ट जो है 3rd नंबर का वो है कि नदियों का सूखना। तो ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर नदियां सूख जाती हैं, इस कारण आंतरिक जल परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरा, नदियों व नहरों से संभावित दूरी से कम दूरी होना। भारत की प्रमुख नदियों की 3700 किलोमीटर की दूरी आंतरिक नौकाओं के योग्य है, लेकिन मात्र 2000 किलोमीटर दूरी का ही उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वां, जिसमें आपसे पूछा गया था वनों से होने वाले कोई 5 लाभ लिखिए। तो इसमें दोस्तों वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ निम्न है। पहला है दोस्तों लकड़ी की प्राप्ति, वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वनों से हमें घास, बांस आदि प्राप्त होते हैं जिनसे कागज उद्योग संचालित होते हैं, एवं वनों से हमें शीशम, देवदार, चीड़, अबनूस, सागौन, नीम आदि की लकड़ी प्राप्त होती है जिनसे फर्नीचर बनाए जाते हैं। सेकंड आता है दोस्तों सहायक उपजों की प्राप्ति, वनों से हमें सहायक उपज के रूप में लाख, चमड़ा, गोंद, जड़ी बूटियां, जानवरों की खाल, हाथी के दांत आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये लाभकारी उद्योग के आधार पर भूतत्व हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों 3rd की आधारभूत उद्योग के लिए सामग्री। ठीक है, वनों से प्राप्त घास, सोनवर तथा बांस के से कागज उद्योग, लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, चीड़ से रूप्स तथा सफेद सनोवर से
दिया सलाई उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि उद्योग आदि विकसित हुए हैं। और चौथा है दोस्तों इसी में कि पशुओं के लिए चारागाह, तो वन क्षेत्र चारागाह स्थल है, वनों से पशुओं के लिए घास पत्तियां आदि प्राप्त होती हैं। पांचवा है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, वनों से प्राप्त लाख, मोम, चंदन का तेल, तेंदुपत्ता आदि का निर्यात करने पर हम विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों 17वां, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की कोई 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला है दोस्तों लिखित, निर्मित एवं विशाल संविधान। तो इसमें है दोस्तों भारत का संविधान लिखित, निर्मित एवं विशाल संविधान है, जिसका निर्माण विधिवत गठित संविधान सभा द्वारा हुआ है। भारत का संविधान विश्व का विशाल संविधान है। भारत के वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां जो 22 भागों में विभाजित हैं। इसके बाद सेकंड आता है दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपनी विदेशी व आंतरिक नीति का निर्धारण स्वयं कर सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपनी आवश्यकता अनुसार आचरण कर सकता है। थर्ड है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता। भारत विभिन्न धर्मों वाला देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता से आशय धार्मिक भेदभाव से है तथा सभी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों चौथा पॉइंट है इसी में कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संविधान की रक्षा तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार होने के कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद जो 18वां क्वेश्चन है वो था कि जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो दोस्तों इसका जो है इसके बाद लिखते हैं कि इसमें पहला आता है जल संसाधन के स्रोत। पृष्ठीय जल, ठीक है, नदी, तालाबों, झरनों आदि से पाए जाने वाला जल पृष्ठीय जल कहलाता है। इस जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भौम जल। यह जल भूमि के अंदर अवैध चट्टानों में संग्रहित रहता है। इस जल को कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप द्वारा जमीन पर लाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वायुमंडलीय जल। यह जल वायुमंडल में वाष्प के रूप में पाया जाता है अतः इस जल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद दोस्तों चौथा आता है जो है दोस्तों वो है महासागरीय जल। महासागरों में पाए जाने वाला जल महासागरीय जल कहलाता है। यह जल का विशाल स्रोत है। दोस्तों इसके बाद जल संसाधन का मानव जीवन में महत्व है। तो आप देख सकते हैं जल संसाधन का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है या महत्व है। ये जल एक मूल्यवान संपदा है। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं पूर्ति जल के बिना संभव नहीं है। संपूर्ण कृषि उपज जल पर निर्भर करता है। मानव के शरीर में 71% जल पाया जाता है अतः हम कह सकते हैं कि जल है तो कल है। नेक्स्ट दोस्तों 19वें क्वेश्चन पूछा गया था कि दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है, क्योंकि दूरदर्शन संचार को हम देख व सुन सकते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से सूचनाओं और जानकारियों को हम एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस पर हम हार बैठे विश्व जगत की जानकारी, खेल आयोजित आदि के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि इसमें ज्ञानवर्धक चैनलों का प्रसारण किया गया है, जिससे गुणवत्ता युक्त शिक्षा दर्शकों को प्राप्त हो रही है। दूरदर्शन से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं संस्कृति क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इससे मौसम परिवर्तन एवं आंतरिक संबंधी घटनाओं आदि का ज्ञान हमें दूरदर्शन से ही होता है अतः हम कह सकते हैं कि दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन आता है वो दोस्तों आपका 20वां, ठीक है। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता के कारण निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है दोस्तों कि समय से पूर्व सूचना प्रसार में असफल क्रांति। यह क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई। इस तरह क्रांति के प्रचार प्रसार में कमी के कारण यह क्रांति असफल हो गई। सेकंड दोस्तों एकता का अभाव। तो इसका आंसर है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता में असफलता का एक बड़ा कारण एकता का अभाव था। थर्ड आता है दोस्तों नेतृत्व का अभाव। 1857 ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता में असफल रहने के पीछे योग्य नेतृत्व का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा। दोस्तों इसके बाद चौथा आता है बहादुर शाह द्वितीय की अनिविज्ञता। क्रांतिकारियों द्वारा बहादुर शाह को अपना नेता चुनने के बावजूद भी यह क्रांति बहादुर शाह के लिए आकस्मिक थी कि
थी कि जितनी अंग्रेजों के लिए यही कारण था कि अबाधो साधुत्य को लेफ्टिनेंट हेडसन बंदी बनाकर रैगून भेज दिया। इसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट आता है कि संपर्क भाषा का अभाव। तो 1857 ईस्वी क्रांति के असफल होने के पीछे संपर्क भाषा का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा। उस समय अंग्रेजी एक भाषा थी जिसका उपयोग वे सूचनाओं को भेजने व प्रस्ताव करने में करते थे। सूचनाएं भारतीय क्रांतिकारियों तक समय पर भी पहुंच जाती थी, फिर भी वे सूचनाओं से अपरिचित रहते थे। इसके बाद दोस्तों 9वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने अब बताया। 9वें क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था। तो इसमें है दोस्तों खरीफ और रबी फसल में अंतर। तो आप देख सकते हैं खरीफ में देखते हैं कि ये फसल वर्षा ऋतु के आरंभ जून जुलाई में बोई जाती है। ये फसल शरद ऋतु के आरंभ अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ये फसलें शरद ऋतु के आरंभ अक्टूबर अथवा नवंबर में काटी जाती हैं। ये फसलें ग्रीष्म ऋतु के आरंभ मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये फसल मानसूनी वर्षा पर आधारित होती हैं। इस फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है। इन फसलों को पकने में कम समय लगता है, इन फसलों को पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।